हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो बच रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, ये 12 तक हमने कर लिए थे। 13th क्या कह रहा है ये? शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज़ दिस। ठीक है, आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन अपनी बुक में ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी मैं आपको समझाता हूँ फिगर बना के ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से समझेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ये ऐसा कुछ कह रहा है कि जैसे सपोज हम एक काम करते हैं, पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब कह रहा है एक लाइन है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई एक लाइन। इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा कुछ है कि भाई हमें एक लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक और लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और ऐसे कुछ बन रही है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, ऐसा कुछ है तो बना लेते हैं वो लाइन। एक लाइन और है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ये हमारी करी नहीं ओरिजिन से पास, तो इसको उठा के थोड़ा सा ओरिजिन के पास ले जाएंगे भाई। अब हो गई ओरिजिन से पास करती हुई। ठीक है भाइयों, ये अपनी बन गई एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और कह रहा है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है भाइयों? थीटा। अब हमें ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। समझ गए भाई क्वेश्चन क्या है? कि एक लाइन अपने को दे रखी है, ये रेड वाली, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो ब्लू वाली लाइन हमने बनाई है, ये एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, प्लस आगे जाते जाते ये इस वाली लाइन को काट रही है और दोनों लाइंस के बीच का एंगल है थीटा। अब हमें ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है भाइयों, तो रेड वाली लाइन का स्लोप आपको दिख रहा है भाई, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले से ही तो लिखी हुई है, तो m ही तो हो गया रेड वाली का स्लोप। हो गया कि नहीं हो गया? रेड वाली का स्लोप क्या हो गया भाइयों? m। इस इक्वेशन को देख के ही स्लोप पता लग गया। m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है ना। तो रेड वाली लाइन का स्लोप m हो गया। अब हमें ब्लू वाली का स्लोप चाहिए। दोनों के बीच में एंगल क्या है भाइयों? थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो ब्लू वाली का स्लोप हमें नहीं पता, तो इसका स्लोप हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। इसका स्लोप जैसे हमने ले लिया कि इसका स्लोप है m1, इस वाली का स्लोप m1 है, इस वाली का m है ही, और दोनों के बीच का एंगल क्या है भाइयों? थीटा। तो जब दो लाइंस के बीच का एंगल पता हो, उनके स्लोप पता हो, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, आपको याद होगा शायद, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 लिख लो, एक ही बात है। होता है ना भाई ये फॉर्मूला? ठीक है, तो m1 मान लो ब्लू वाली का स्लोप है, तो वो तो m1 ही है। रेड वाली का स्लोप क्या है? m। तो जहाँ पे m2 लिखा है वहाँ पे हम m डाल देंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाए। m2 को हमने m लिख दिया। ठीक है भाई, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, तो प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। ठीक है ना, ये मॉड हटा तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लग गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। क्या आ जाएगा भाइयों? प्लस माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस m1 इंटू m, ये m1 माइनस m। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बारी 1 से, एक बारी इससे। क्या आ जाएगा भाइयों? प्लस माइनस tan थीटा और प्लस माइनस tan थीटा m1 m इज इक्वल्स टू m1 माइनस m। ठीक है ना,
इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। अब क्या करते हैं, ये वाला जो माइनस एम है इसको इधर ले आते हैं और ये वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस एम इधर आके प्लस हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं। तो ये आ गया m प्लस माइनस tan थीटा, और इस साइड m1 पहले से ही था, ये उधर जाके हो गया माइनस प्लस tan थीटा m1 इंटू m। अब ये देखो बच्चे ना कई बार ही कहते हैं सर ये प्लस माइनस था, आप इसको उस साइड ले गए, ये आ गया तो आपने माइनस प्लस लिख दिया। क्या फ़र्क है प्लस माइनस और माइनस प्लस में, क्या फ़र्क है। पहली बात तो जब आपको पता है ये उस साइड जाएगा तो साइन तो चेंज हो गई, तो जो प्लस वाला साइन है, जो प्लस वाला साइन है वो माइनस बन गया, जो माइनस वाला है प्लस। अब बच्चे कहते हैं जब दोनों ही लिखने से तो ऊपर नीचे लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा भाई पड़ेगा। इसका मतलब है जब इस साइड आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस साइड नेगेटिव लोगे, है ना। देखो इस साइड ऊपर पॉजिटिव साइन है, ऊपर नेगेटिव इस साइड है, तो जब इस साइड पॉजिटिव लेंगे तो इस साइड नेगेटिव लेंगे, और ऐसे इधर नीचे नेगेटिव है इधर नीचे पॉजिटिव है, तो ये दिखा रहा है जब यहाँ पॉजिटिव लेना है तो यहाँ नेगेटिव, जब यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है ना। वैसे तो इसमें वैल्यूज़ तो गिवन है नहीं, ये सॉल्व तो होना नहीं है, पर इन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से m1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, दोनों में से ले लो कॉमन, तो m प्लस माइनस tan थीटा m1 कॉमन 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू m, ठीक है ना भाई। ये m1 था, दोनों में कॉमन ले लिया हमने। अब ये वैल्यू इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास m1 आ जाएगा कितना, m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा, ठीक है भाइयों। ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी इधर आके डिवाइड हो गई, तो ये हमारे m1 की वैल्यू निकल गई। क्या निकल गया भाई, ये m1 निकल गया। m1 यानी ये ब्लू वाली लाइन का स्लोप निकल गया। अब आपको इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। आपको दिख रहा है ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, यानी ये लाइन 0,0 से पास कर रही है, तो जब आपके पास इसका स्लोप भी है पॉइंट भी है, इक्वेशन नहीं आ जाएगी भाई। स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो क्या आ जाएगी ब्लू वाली की इक्वेशन। फॉर्मूला होता है ना y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, होता है कि नहीं भाई, पॉइंट और स्लोप पता हो तो y1 और x1 की जगह तो हम 0 0 डाल देंगे, और ये जो स्लोप है m, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, m1 लिखूंगा यहाँ पे, है ना, m1 ही लिख देता हूँ। तो y1 की जगह 0, स्लोप m1 है, x1 की जगह भी 0। क्या आ गया भाइयों, y इक्वल्स टू m1x। चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये x को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो y अपॉन x इज इक्वल टू m1, ठीक है भाई। एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं भाई, कि m1 की जो वैल्यू है वो ला सकते हैं। क्या है ये रही, ये पूरी की पूरी वैल्यू आप इधर रख दो, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y अपॉन x इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। तो ये बच्चों आ गई अपनी इक्वेशन। ये क्या आ गई भाई, ये पूरी की पूरी भाइयों अपनी इक्वेशन आ गई। यही हमें प्रूव करनी थी इक्वेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ऊपर आपके साइन माइनस प्लस हो और नीचे प्लस माइनस हो, तो एक ही बात है। ये दिखा रहा है जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, जब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, तो ऊपर नीचे साइन उल्टे भी हो सकते हैं आंसर में, एक ही बात है। बट ऐसा नहीं है कि एक जगह उल्टे और एक जगह सेम हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, ख़त्म भाई क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है भाई, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। ऐसा क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ये क्वेश्चन बच्चों आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सिंपल है, बता देता हूँ फिर भी मैं आपको, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 है ना भाई, हाँ। कह रहा है 2 पॉइंट है ये, -1,1 एंड 5 7, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, तो एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है।
कोने में 2 पॉइंट लिख लेते हैं। एक पॉइंट है भाई -1, 1 और एक पॉइंट है 5, 7। ठीक है भाई, ये कह रहा है इन 2 पॉइंट्स को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन को एक कोई और लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो एक लाइन और बना लेते हैं, पहले ऐसे बना ली जैसे हमने, ठीक है भाई, ऐसे बना ली। और हमें इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, x + y = 4। इसकी इक्वेशन है x + y = 4। ठीक है भाइयों, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी इक्वेशन है x + y = 4। ये पूछ रहा है ये ब्लू वाली लाइन, ये वाला जो सेगमेंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमको ये रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने पढ़ा है कंसेप्ट बचपन में कि जब रेशियो हमें फाइंड करनी होती है तो हम रेशियो एज्यूम कर लेते हैं k/1 है। याद है भाई, ऐसे रेशियो हम एज्यूम कर लेते थे, है ना। और ये जो बीच में पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं xy। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट को हमने xy मान लिया। तो अब हमें ये रेशियो पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा ना सेक्शन फार्मूले से। निकाल लें, x क्या आ जाएगा बोलो, x क्या आ जाएगा भाई, k × 5 1 × -1 अपॉन k + 1। ऐसे ही होता है ना, k × 5 1 × -1 अपॉन k + 1, यानी x आ गया 5k - 1 अपॉन k + 1। बोलो ठीक है कि नहीं भाई, रेशियो पता है तो x ऐसे ही तो निकलता है, दिस इंटू ये वाला x, दिस इंटू ये वाला x अपॉन इसका सम होता है ना सेक्शन फार्मूला ऐसे ही। तो ये x निकल गया, ऐसे ही y निकाल सकते हैं, ऐसे ही y निकाल लेंगे, y भी तो ऐसे ही निकलेगा। जब y निकालना है तो इधर k इंटू इधर वाला y 7 है, 1 इंटू इधर वाला y 1 है, तो क्या आ जाएगा भाई, k इंटू 7 + 1 इंटू 1 अपॉन k + 1, यानी y आ गया अपने पास 7k + 1 अपॉन k + 1। ठीक है भाइयों, तो ये अपने पास x भी आ गया, y भी आ गया, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इस ब्लू वाली लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ब्लू वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ये ब्लू वाली लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या है भाइयों, x + y = 4। ये अपनी ये ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन है। और ये जो पॉइंट है xy, ये जो हमने वैल्यू निकाली है x और y की, ये दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों इसमें पुट कर देनी है, आपका k निकल जाएगा भाइयों। k निकल गया तो हमारी रेशियो निकल गई। ठीक है कि नहीं है, रेशियो तो निकालनी थी, k निकल जाएगा, रेशियो निकल गई। तो अब इतना काम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कर लेना भाइयों। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। ये कल भी एक ऐसा सा क्वेश्चन किया था हमने, देखते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन है भाई, एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है भाइयों। और एक है पॉइंट, और एक है कहीं पे पॉइंट जो कि है 1,2, 1,2। लाइन की इक्वेशन भी आपको दे रखी है, क्या है ये रही, 4x + 7y + 5 = 0। लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, 4x + 7y + 5 = 0। अब देखो जनरली जब पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस पूछा हो तो हम कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं भाइयों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। पर यहाँ उसने ये नहीं पूछा, उसने इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस तो पूछा है पर परपेंडिकुलर नहीं पूछा। क्या पूछा है देखते हैं। कह रहा है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो अलोंग द लाइन दिस,
कि ये एक लाइन जा रही है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन जा रही है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। बना लें, बना लेते हैं भाई। तो ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इससे पास कराने के लिए उठा के ऐसे कर लेते हैं, अब ये इससे पास हो जाएगी। सही है। क्या क्वेश्चन था भाई? वो कह रहा है कि कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है, वो भी लिख लेते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो भाई अब अपनी ब्लू वाली लाइन हमने बनाई है, इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन गिवन है अपने को 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है ये जो पॉइंट था 1 2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, इस पॉइंट से इस लाइन के अलोंग चलना है ब्लू वाली के, फिर जहाँ पे ये इसको कट करेगी ये वाली लाइन को, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। यानी हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, मान लो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो हमें AB डिस्टेंस निकालना है। और AB डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? AB डिस्टेंस निकालने के लिए हमें A के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं भाई, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना भाइयों। इसको और इसको सॉल्व करके एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मर्जी लगाओ, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो आपको A कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाइयों? A कोऑर्डिनेट। समझ गए ना? इसको और इसको सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू आएगी वो आपका A कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब जब आपको A के कोऑर्डिनेट पता होंगे, B के कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है, तो जो AB डिस्टेंस है वो नहीं निकल जाएगा क्या इस फॉर्मूले से? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर निकल जाएगा ना भाइयों। तो बस कर लेना क्वेश्चन, आपके ऊपर छोड़ दी बात। अब ये बढ़ते हैं भाई आगे, आगे बढ़ते हैं भाइयों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो भाई ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn through the point this so that its point of intersection with the line this may be at a distance of 3 units from this point। सबसे पहले तो कह रहा है find the direction in which a straight line must be drawn। इस बात का क्या मतलब है कि वो डायरेक्शन बताओ कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं बताना, यहाँ पे बेटा डायरेक्शन का मतलब होता है आप स्लोप बताओ। क्या बताओ? स्लोप। अगर आप किसी लाइन का स्लोप बता देते हो तो हमें उसकी डायरेक्शन एक तरीके से पता लग जाती है, क्योंकि स्लोप से हमें पता लग जाता है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब आपको उस लाइन का स्लोप बताना है। अब ये कह रहा है उस लाइन का स्लोप बताओ जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है -1, 2 से, और वो लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है x + y = 4 को, और फिर ये जो पॉइंट से जब लाइन पास करते हुए इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट और -1, 2 का डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। फिगर से बताता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई ऐसा कुछ है, कह रहा है ये कि 2 लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे मान लो आप और एक लाइन ऐसे मान लो भाई, ठीक है बच्चों। 2 ऐसे लाइंस हैं। वो कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन अपने को दी हुई है x + y = 4, यही है ना? हाँ। और दूसरी लाइन पास कर रही है -1, 2 से, -1, 2 से। तो क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है ये जो लाइन है x + y = 4, ये जो हमने रेड वाली लाइन बनाई है, एक लाइन है ब्लू वाली ये जो बनाई है, ये पास कर रही है -1, 2 से, और ये जो लाइन है ये जो -1, 2 से जब आगे जा रहे हो आप, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भाई 3 यूनिट्स है, ठीक है बच्चों। कौन सा डिस्टेंस 3 यूनिट है भाई? अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये ब्लू वाली लाइन की डायरेक्शन बतानी है, मतलब इसका स्लोप बताना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट पता लग जाए ना,
अगर आपको ये वाला पॉइंट पता लग जाए, मान लो ये पॉइंट पी क्यू है, अगर आपको ये पॉइंट पता लग जाए तो इससे और इससे क्या ब्लू वाली लाइन का स्लोप नहीं आ जाएगा? अगर आपको दो पॉइंट पता है ब्लू वाली लाइन पे तो ये फॉर्मूला नहीं लग जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे स्लोप आ जाएगा ना ब्लू वाली लाइन का। तो बस स्लोप ही तो निकालना है। तो मतलब मेन काम हमें क्या करना है, हमें पी क्यू निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो भाइयों, ये जो पी क्यू पॉइंट है आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, रेड वाली पे भी, दोनों पे लाई कर रहा है ना। और रेड वाली की इक्वेशन तो हमें पता है, तो ये जो पी क्यू पॉइंट है ये रेड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, रेड वाली लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी क्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो पी क्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, इसमें हमने एक्स वाई की जगह क्या रख दिया, पी क्यू। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया p और q के बीच में। चाहो तो आप वैल्यू निकाल लो किसी भी एक की। q की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस पी। इसको रख लेते हैं, आगे काम आएगी। ठीक है, इसको हमने रख लिया, आगे काम आएगी। अब आपको PQ का और -1,2 का डिस्टेंस दे रखा है 3 है। PQ का और -1,2 का डिस्टेंस क्या दे रखा है, 3। तो इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो आप। क्या कहता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सही है ना, ये दो पॉइंट थे, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो भाई स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, p प्लस 1 स्क्वायर q माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सही है ना, इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ से रूट हट गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखो q की ये जो वैल्यू थी इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो पूरी इक्वेशन सिर्फ p की शक्ल में आ जाएगी कि नहीं। क्या किया हमने, q की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 4 माइनस पी। ठीक है भाइयों, इस q की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 माइनस पी। अब ये पूरी इक्वेशन p में है, देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आ गया p प्लस 1 स्क्वायर 2 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना भैया, उसको खोल लो, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, ये 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p। तो अब आप यहाँ से p निकाल लोगे ना इजीली। ये आ गया 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से अपना आराम से p निकाल सकते हो, निकाल लोगे। p को यहाँ पुट करोगे, आपके पास q भी आ जाएगा। तो जब आपके पास p और q दोनों आ जाएंगे तो इन दोनों से आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे ना। ठीक है ना भाई, तो अब क्वेश्चन आगे तो हो जाएगा। पर यहाँ पे ये है कि p की दो वैल्यूज आएंगी बच्चों, p की दो वैल्यूज आएंगी तो q की भी दो वैल्यूज आएंगी, है ना। तो p q के पॉसिबल दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, पॉसिबल दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, नंबर 1 नंबर 2 कह लो। तो एक बारी आप नंबर 1 के साथ -1 2 को लेके स्लोप निकालोगे, एक बारी नंबर 2 के साथ -1 2 को लेके स्लोप निकालोगे, तो दो पॉसिबल स्लोप आएंगे। ठीक है, और आपको मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, वो जो दो स्लोप आएंगे, एक आएगा 0, एक आएगा इन्फिनिटी। एक क्या आएगा, 0, एक आएगा इन्फिनिटी। जब 0 आएगा इसका मतलब लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और जब इन्फिनिटी आएगा इसका मतलब लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो एक तरीके से डायरेक्शन पता लग गई ना, तो बस डायरेक्शन ही तो उसने पूछी थी, हो गया काम। ठीक है भाइयों, तो बाकी क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपने खुद करना है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो देखो भाई क्या कह रहा है ये, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज के एंड जो हैं वो इन दो पॉइंट्स पे है, ये एंड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। तो चलो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 17, मैंने थोड़ी सी फिगर पहले ही बना ली साफ़ सुथरी सी। कह रहा है दो पॉइंट है, एक जैसे ये मैंने ले लिया x पे -4 y पे 1, तो ये पॉइंट हो गया अपना -4, 1। एक ले लिया ये x पे 1 y पे 3, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1, 3। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। कह रहा है ये ना हाइपोटेन्यूज है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है जिसके ये दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमें
इसको हाइपोटेन्यूज लेते हुए जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके लेग्स की इक्वेशन बतानी है, यानी परपेंडिकुलर और बेस की इक्वेशन बतानी है हमें, ठीक है। अब एनसीईआरटी वालों ने देखो क्या करके इसका आंसर दिया है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है वो भी समझाता हूँ। देखो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया ना भाई, बन गया कि नहीं भाई। इसको हमने हाइपोटेन्यूज लिया तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है कि नहीं है। अब उन्होंने क्या करा, ये बेस हो गया मान लो, ये परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों की इक्वेशन बता दी। आप भी बता सकते हो, ये पॉइंट तो आपको पता लग ही गया होगा क्या है, ये वाला जो पॉइंट है क्या है भाई, ये पॉइंट हो गया ना 1,1। अब आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो 2 पॉइंट से, इसकी इक्वेशन भी 2 पॉइंट से निकाल सकते हो। बाकी 2 पॉइंट से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इक्वेशन सीधी सीधी दिख जाएगी। बताओ कैसे, वर्टिकल लाइन है, ये देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाइयों, x = 1 हो जाएगी ना, जिस x कोऑर्डिनेट से वो पास कर रही होती है वही उसकी इक्वेशन होती है। तो यानी हमारे परपेंडिकुलर की इक्वेशन हो गई x = 1। जिनको समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं तो आप इन 2 पॉइंट से निकाल लो, यही निकलेगी। 2 पॉइंट से फॉर्मूला तो पता है ना, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ऐसे ही आप फिर इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हो, चाहे तो 2 पॉइंट से या सीधा, आपको पता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन, और y = 1 से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 1। तो यानी एक लाइन की इक्वेशन हो गई x = 1, एक लाइन की इक्वेशन हो गई y = 1। क्वेश्चन डन। ऐसे करा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। पर ये गलत है, क्यों? अगर हम सोचे ढंग से सोचे भाइयों, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या ऐसे ऊपर नहीं बन सकता था? बोलो, ऐसे भी तो बन सकता था, है कि नहीं? ये ऐसे भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता था। उसने कहा था ना ये हाइपोटेन्यूज है, तो जरूरी कोई ये ऐसे बने राइट एंगल ट्रायंगल नीचे की तरफ। क्या पता राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ बना होता, तो फिर ये 2 लेग्स हो जाते हैं ना, एक ये हो जाता और एक ये। यानी कि ऐसे केस में 2 पॉसिबल आंसर है, एक अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल देखें, एक ये। सही है ना? तो एनसीईआरटी तो गलत हो गई। कुछ बच्चे ऐसा दिमाग खुद भी लगा लेते हैं, पर जिन्होंने ऐसा दिमाग खुद लगा लिया वो भी पूरे सही नहीं है। कुछ तो सही है, पूरे सही नहीं है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल एनसीईआरटी को दिख गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख गया, पर मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। बताऊं कैसे? देखो, एक मैंने फिगर और बनाई है, ज़रा उसे देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो भाई, ये आपके 2 पॉइंट थे -4,1 और 1,3। इसको मैंने डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है। इसको मैंने डायमीटर कंसिडर करते हुए एक सर्कल बना दिया। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि भाई ये जो डायमीटर है, अगर आप इससे कोई भी ट्रायंगल बना दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, एंगल कितना होता है मेरे भाई? 90। कोई भी ट्रायंगल बना दो, एंगल क्या होगा? 90। कितने भी बना लो, ठीक है ना। मतलब आपने मान लो ऐसे बना दिया कुछ, ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल मेरे भाई क्या हो जाएगा? 90। क्या होगा? 90 होगा। समझ गए? पढ़ा है ना बचपन में ये। अब ऐसे आप और भी बना सकते हो इससे। मान लो आपने यहाँ बना दिया, किसी को क्या पता कहाँ बनाया आपने, यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या होगा भाइयों? 90 ही होगा। पढ़ी है ना बचपन में प्रॉपर्टी है। आप नीचे बना लो कहीं, यहाँ पे टेढ़ी सी बन गई लाइन। अबे क्या हो रहा है ये भाई पेन थोड़ा फिसल जाता है इसकी स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो ऐसे बन गया मान लो, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? 90, ठीक है भाई। क्या बनेगा भाइयों? ये भी 90 ही बनेगा। तो आप समझ ही गए होगे, अगर मैं इसको डायमीटर लेके ऐसे कितने मर्जी ट्रायंगल बनाता रहूँ, सब राइट एंगल बनेंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सबसे लंबी साइड है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हाइपोटेन्यूज लेते हुए इनफाइनाइट राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं।
तो हम कितने भी पॉइंट लेके ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, सिर्फ एक आंसर देना हो तो आप कुछ भी दे सकते हो। ज़रूरी कोई है भाई जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया वही हम दें, तो आप ये दे दो, आप ये दे दो, कुछ भी दे दो। बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाइयों, कि इसको हाइपोटेन्यूज लेते हुए इनफाइनाइट राइट एंगल ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, जिसको ये बात समझ में आ गई अच्छी बात है। या अगर आपके टीचर ने स्कूल में बताया कि यही आंसर लिखना है तो भाई आप यही आंसर लिख देना। 11th में जैसे आपके टीचर कहें आप वैसा चलो। फिर भी मैंने आपको अपने तसल्ली के लिए पूरी बात समझा दी। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहने का मतलब है एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का आंसर अधूरा है। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 18 की ओर। वैसे क्वेश्चन 18 मुझे लग नहीं रहा, करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। ये मैंने आपको एग्जांपल कराया भाई सेम, कि इसको मिरर लेते हुए इसकी इमेज निकालो, तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इफ़ द लाइन दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। सिंपल, देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है, देखो एक लाइन है, एक लाइन बना लेते हैं ऐसी कुछ। ठीक है जी, 2 लाइन्स और हैं वो भी बना लेते हैं। एक कुछ ऐसी बना ली, चलो एक कुछ ऐसी बना ली। सबकी इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, सबकी इक्वेशंस हमें दे रखी हैं। एक की है y = mx+4, क्या है भाई, y = mx+4। एक की इक्वेशन है y = 3x+1, y = 3x+1। और तीसरी की इक्वेशन क्या है भाई, 2y = x+3। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन है भाई। समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3 लाइन्स हैं, एक लाइन है ये y = mx+4, बाकी 2 ये ब्लू वाली हैं। ये जो दोनों ब्लू वाली हैं, ये जो रेड वाली है, इसके साथ सेम एंगल बना रही हैं। यानी मान लो ब्लू वाली और रेड वाली के बीच में ये θ1 है एंगल, और ये वाली ब्लू वाली और रेड वाली के बीच में θ2 है। तो θ1 और θ2 दोनों ही एंगल इक्वल है, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है। ठीक है, हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आप इस इक्वेशन को देख के भाई रेड वाली का स्लोप बता सकते हो, m हो जाएगा कि नहीं। इस रेड वाली का स्लोप m हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी है। तो हमें पता लग गया कि रेड वाली का जो स्लोप है भाइयों वो m है। अब आप इस ब्लू वाली का स्लोप बता सकते हो, ये भी तो mx+c लिखा हुआ है, तो m कितना हो गया, जो x का कोफिशिएंट है यानी 3। तो ब्लू वाली का जो स्लोप हो गया भाइयों वो 3 हो गया। कितना हो गया, 3। इस वाली ब्लू वाली का स्लोप बता सकते हो, नहीं, ये अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है। y को फ्री करना है, 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो। तो हम इस वाली इक्वेशन की नई शक्ल अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ये क्या आ जाएगी, y = ½ x + 3/2। सही बात है कि नहीं। इस इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब आप इसको देख के इस लाइन का स्लोप बता सकते हो, x का कोफिशिएंट ½ तो ये वाली ब्लू लाइन का स्लोप क्या हो गया, ½ ठीक है। तो भाई हमें तीनों के स्लोप पता लग गए। इस वाली का ½ है, इस वाली का 3 है, इस वाली का m है। हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखेंगे भाइयों, θ1 और θ2 अपने को दे रखे हैं, ये इक्वल है, सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि tan θ1 tan θ2 के इक्वल होगा, सही है ना। tan θ1 tan θ2 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। और आपने 2 लाइंस के बीच में स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, tan θ 2 लाइंस के बीच में एंगल निकालने का, mod of m1 - m2 1 + m1 m2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना भाइयों। तो लगा दो यहाँ tan θ1 किस किस के बीच में एंगल है, ये वाली ब्लू वाली और ये रेड वाली। एक का स्लोप ½ है, एक का स्लोप m है, इस फॉर्मूले में डाल दो। तो tan θ1 किसके इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले में डाल देंगे ना। एक स्लोप m लिख देंगे, एक स्लोप ½ लिख देंगे। लिख दो भाई, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m - ½ / 1 + m × ½। ठीक है ना। क्या किया हमने, m1 की जगह m लिख दिया, m2 की जगह ½ लिख दिया।
ऐसे ही tan थीटा 2 को अगर हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं भाई, tan थीटा 2 को, थीटा 2 एंगल है ये ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच में, तो इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप m है, पुट कर दो इस फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा, m-3/1 प्लस m इंटू 3, ठीक है ना भाई। थीटा 2 की बात हो रही थी तो एक स्लोप m ले लिया, एक स्लोप 3, m को डाल दिया m1 की जगह, 3 को डाल दिया m2 की जगह, ख़त्म। अब आपको इसको सॉल्व करके m निकालना है, सिंपल है भाइयों, कर लोगे ना इसको सॉल्व। देखो ये 2 LCM आगे कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2m-1 और ये 2 प्लस m इज इक्वल्स टू m-3/1 प्लस 3m, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, 2 LCM लेके काट दिया तो ये आ गया। अब दोनों साइड मॉड है, बच्चे सोचते हैं मॉड हट जाएगा, भाई चाहे एक साइड मॉड हो चाहे दोनों साइड मॉड हो, जब मॉड हटेगा तो आपको किसी भी एक तरफ प्लस माइनस का साइन लगाना है, ठीक है ना। तो 2m-1/2 प्लस m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m-3/1 प्लस 3m, ठीक है। अभी आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, एक बारी पॉजिटिव ले लेना, ये इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ दिस, एक बारी ये इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेना, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद कर सकते हैं। बढ़ते हैं भाई आगे। तो भाई अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम द लाइन्स दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 शो दैट p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, सेम फॉर्मूला लगा के वो दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके 10 के इक्वल रख देना है, ठीक है। आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई की टर्म्स में जिसमें x और y की पावर 1 होगी। तो जब भी किसी इक्वेशन में x और y की पावर 1 होती है तो उसे लाइन की इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो हम कह देंगे हेंस दिस पॉइंट p मूव्स ऑन अ लाइन, ख़त्म, ठीक है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन्स दिस एंड दिस। दो पैरेलल लाइन्स हैं भाई, उनसे इक्वी डिस्टेंट एक तीसरी लाइन है, उसकी इक्वेशन बतानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है भाइयों, 21। देखो पहले तो 3 लाइंस बना लेते हैं जो कि पैरेलल हैं, जो कि पैरेलल हो बना लेते हैं भाई। एक इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट, एक बार और कर दें, पेस्ट। तो देखो भाइयों ये 3 लाइंस पैरेलल बना दी हमने। 2 लाइंस की इक्वेशन हमें पता है, क्या क्या है, एक 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक है क्या है भाई 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। समझ गए भाई, मैंने ऐसी फिगर क्यों बनाई है। कह रहा है 2 पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंट एक लाइन है, मतलब उसका डिस्टेंस बराबर है दोनों से, तो बीच में ही होगी। सही बात है कि नहीं, क्योंकि अगर ये लाइन इधर होती पीछे कहीं, मान लो ये लाइन यहाँ नहीं होती इधर होती, तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस लाइन का बीच में होना ज़रूरी है, तभी तो दोनों से डिस्टेंस बराबर होगा। और पैरेलल भी पक्का होगी, आपको बताया था पैरेलल के बीच में ही तो डिस्टेंस निकलता है। सही बात है कि नहीं, अगर ये लाइन टेढ़ी होती, थोड़ी सी ऐसी नहीं होती, टेढ़ी होती तो काट देती वो तो इसको, तो डिस्टेंस तो 0 हो जाता फिर। तो इससे पता चल गया हमें तीनों लाइंस पैरेलल हैं, जो 2 हमें दे रखी हैं वो भी पैरेलल है, जो तीसरी निकाली है वो भी पैरेलल है, और वो इनके बीच में है, ठीक है। तो पहले तो आप इन लाइंस की शक्ल थोड़ी सी बदल दो, थोड़ी सी अच्छी शक्ल बना लेते हैं। देखो इनकी मैं आपको बात समझाता हूँ। इनको ना हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं, ले आए भाई। क्या आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे तो ऐसा दिख रहा है y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 7/6। सही है कि नहीं है, समझ गए ना क्या किया हमने, 6y को यहीं रखा, -9x प्लस 7, फिर 6 से डिवाइड कर दिया,
तो -9/6x प्लस 7/6, ये आ गया y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 7/6। ठीक है ना भाई, ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हमने इस लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिख दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में। ठीक है, इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे इसको भी कर लेता हूँ कन्वर्ट, तो इसको करूँगा कन्वर्ट तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, आप देख लेना खुद, -3/2x और -3 आएगा। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। अब आपको इन दोनों लाइंस में कोई ख़ास बात दिख रही है भाइयों? देखो ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है ना, कौन सी फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट। तो बीच वाली की इक्वेशन भी तो ऐसी ही कुछ होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी। अब क्योंकि तीनों पैरेलल है तो तीनों के स्लोप बराबर होने चाहिए। ये -3/2 आपको दिख रहा है, ये -3/2 दिख रहा है, तो ये भी तो -3/2 होगा। तो m तो पता लग गया हमें कि m क्या होगा भाइयों, -3/2। ठीक है ना। अब क्या पता लगाना है इस इक्वेशन के लिए हमें? c। तो c जो है वो तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा। क्यों? ये y इंटरसेप्ट इसका है, ये y इंटरसेप्ट इसका है, तो ये जब बीच में है तो ये वाला y इंटरसेप्ट इन दोनों y इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट ही तो होगा। तो c निकाल सकते हैं हम। कैसे? इन दोनों y इंटरसेप्ट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज उनकी 7/6 प्लस -3/2। सही है ना। ये वाला y इंटरसेप्ट, ये वाला y इंटरसेप्ट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो c क्या आ गया भाइयों? ये हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो -18 प्लस 7 इज -11, -11/22 आ रहा है। ठीक है, हाँ, -11/12, सॉरी 11/12। तो ये c निकल गया भाई, आप कैलकुलेट कर लेना बेशक खुद। c आ गया, m आ गया, दोनों आ गए c और m, है ना। दोनों के दोनों इस इक्वेशन में डाल दो, आपकी बीच वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस reflects on the axis at the point A and the reflected ray passes through the point 5, 3, find the coordinates of A। समझे भाई कि एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट से पास होती हुई एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया उसने, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो 5, 3 से पास होती हुई गई। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखें भाई, देखो मैंने पहले से ही बना रखा है ये कि एक रे आई ऐसे एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे गिरी। ठीक है ना, ये ए पॉइंट हो गया। तो भाई एक रे ऐसे आई और वो एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे गिरी। जब वो आई तो 1, 2 से पास होती हुई आई, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो बच्चों 5, 3 से पास होती हुई गई। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, बता देंगे। पहली बात तो ए के कोऑर्डिनेट x,0 टाइप कुछ होंगे, क्योंकि यहाँ पे x तो पता नहीं क्या होगा, पर y तो पक्का 0 होगा ना। बोलो, x एक्सिस पे जो है y तो पक्का क्या होगा, 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाइयों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये 1 होगा और ये 2 होगा? सही बात है कि नहीं? ये 1 है, ये 2 है, तभी तो ये 1, 2 है। ऐसे ही इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या आ गया भाई 5, और ये हमने एक यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हो जाएगा 3। ठीक है ना बच्चों, ये अपना 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। भाई ये 5 है, ये 3 है, तभी तो ये 5, 3 है। हमें x बताना है। ठीक है भाइयों, अब अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, बता सकते हो आप? ये 1 है और ये x है, तो ये डिस्टेंस x - 1 ही तो हो जाएगा, नहीं होगा? भाई मान लो ये कोऑर्डिनेट 3 होता है यहाँ पे और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस 2 नहीं होता? कैसे निकाला? 3 में से 1 को माइनस करके। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है इसमें से ये वाला x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो आपको दिख गया, क्या दिख गया भाइयों, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x - 1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भाइयों,
5 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है ना, सही है भाई। और ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट कितनी है दिख तो रही है 3 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 3, ठीक है ना, 3 हो गया। और ये हाइट कितनी है भाइयों, दिख रहा है 2 है, तो ये अपना डिस्टेंस हो गया 2, ठीक है। अब आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपको याद है भाइयों, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ये क्या है नॉर्मल, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल के साथ ये जो दोनों एंगल बनाती हैं वो इक्वल होते हैं, पढ़ा है क्या आपने ये, कि ये θ1 है और ये θ2 है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, ये हमें पता है कि भैया θ1 और θ2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पढ़ा है ना। तो अब एक बात बताओ मेरे को भाइयों, अगर ये θ1 है मान लो, और अंदर वाले को यहाँ पे मैं इसको क्या ले लूँ θ3 और इसको θ4 ले लूँ, देखो ये तो आपने पढ़ा है कि θ1 और θ2 इक्वल होते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये θ3 और θ4 भी इक्वल नहीं हो जाएंगे, बोलो, मुझे तो लग रहा है हो जाएंगे, क्योंकि भाई जब इनका सम 90 है, इनका सम भी 90 है भाई, θ1 और θ3 का सम क्या है 90, इन दोनों का सम क्या है 90, तो जब ये ऊपर वाले इनके टुकड़े इक्वल हैं तो नीचे वाले भी तो इक्वल होंगे। मान लो ये 30-30 हो गए दोनों, तो ये दोनों अपने आप 60-60 नहीं हो जाएंगे, तो इक्वल ही तो होंगे θ3 और θ4 भी, सही है भाइयों। तो ये हमारा आ गया θ3 = θ4। अगर मैं अब इसमें दोनों साइड tan ले लूँ तो कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है, तो tan θ3 भाइयों किसके इक्वल हो जाएगा, tan θ4 के, है ना, ये दो एंगल इक्वल है तो इन दोनों का tan भी इक्वल होगा। इस ट्रायंगल को देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल को, tan θ3 निकाल रहे हैं, क्या tan θ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिल्कुल होता है, परपेंडिकुलर दिख रहा है 2 है, बेस दिख रहा है x-1 है, तो tan θ3 को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2/x-1 लिख दो, क्या लिख दिया भाई 2/x-1 इज इक्वल्स टू, अब बात है tan θ4 की, θ4 कहाँ है, ये रहा, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, तो tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 5 - x, तो tan θ4 क्या होगा 3/5 - x, सही है। अब आप भाइयों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल सकते हो, सिंपल है ना। अब x निकल जाएगा, x निकल गया तो a के कोऑर्डिनेट पता लग गए, x पता है, y तो 0 ही है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो एक बारी, इजी है वैसे, कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। बढ़ते हैं भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं भाई क्या है। तो ये क्या कह रहा है देखो भाई 23, ये कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज b²। क्या क्वेश्चन है देखेंगे, वो कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना नहीं आता आपको, वो फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c/√a² + b² होता है, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस लाइन का, फिर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो आपके पास दो डिस्टेंस आ जाएंगे, उन दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है, जो प्रोडक्ट है वो b² आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, दिमाग कुछ नहीं लगना, थोड़ा सा बड़ा है बट कैलकुलेशन है प्योर, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज़ होंगे एक दो छोटे छोटे से, बाकी खुद हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आप कैलकुलेशन ठीक ठाक करोगे, ठीक है ना, सिंपल है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल दो, फिर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल दो, उन दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको शो करना है कि प्रोडक्ट b² आएगा वो, ठीक है। अगला देखते हैं भाई 24th, कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड wants to reach the path whose equation is this in the least time,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो। आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है भाई एक बंदा है, देखो ऐसा कुछ है, तीन रास्ते हैं, 3 पाथ हैं, एक ये ले लो, एक ये और एक ये, ठीक है। वो बंदा 2 रास्तों की क्रॉसिंग पे खड़ा है, मतलब यहाँ खड़ा है बंदा, यहाँ पे खड़ा है भाई, ठीक है। बंदा ये ब्लू वाली डॉट पे खड़ा है। आपको ये दोनों इक्वेशंस पता है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन पता है, जिनके वो क्रॉसिंग पे खड़ा है। देख ले क्या है इक्वेशन। एक है ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, लिख लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, ये 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या है, ये रही 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुन लो भाई दोबारा। कह रहा है एक बंदा है, वो 2 जो रोड्स हैं उनकी क्रॉसिंग पे खड़ा है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये ब्लू वाली डॉट पे बंदा यहाँ खड़ा है। उसको इस वाले रास्ते पे जाना है कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में जाना है तो उसको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा भाई, तभी पहुँचेगा, है ना। अगर वो टेढ़ा जाएगा तो देखो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना। तो कम से कम टाइम में जाने के लिए बंदे को परपेंडिकुलर जाना चाहिए, तभी वो इस रोड पे जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, ठीक है ना, इस वाले रोड पे। तो वो वही पूछ रहा है कि वो किस रास्ते को फॉलो करे। तो हमें पता है वो कैसे जाएगा, वो जाएगा परपेंडिकुलर। कैसे जाएगा भाई, वो एक उसको रास्ता बना देते हैं बेचारे को ऐसे कि वो बंदा परपेंडिकुलर जाएगा, हमें पता है वो बंदा कैसे जाएगा, इस ब्लू वाले रास्ते पे, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस वाले रास्ते पे पहुंच जाए, इस वाली लाइन पे। तो अब हमें बस इस रास्ते की इक्वेशन बतानी है, यानी इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। वो कैसे करोगे आप देखो। सबसे पहले आप इसका स्लोप निकाल लोगे लाइन की इक्वेशन से, माइनस a बाई बी वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे कि नहीं, लिख देते हैं क्या आएगा। इसका स्लोप आ जाएगा m1 ले लेते हैं माइनस 6/7, ठीक है ना, माइनस a बाई बी से निकल गया। ब्लू वाली का स्लोप हम मान लेते हैं m2 है, ब्लू वाली का स्लोप m2 मान लिया, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए भाई, -1 होना चाहिए। m1 इंटू m2 शुड बी -1, है ना। यहाँ से हमारा m2 निकल गया 7/6 निकल गया ना। हमने m1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, m2 मिल गया। अब आपको ब्लू वाली का स्लोप पता है, ये पॉइंट निकाल सकते हो भाइयों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये पॉइंट इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड वगैरह कुछ भी लगा के, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट। जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, मान लो कुछ भी ऐसे 1 2 मिल गया, और आपको स्लोप भी पता है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 लगा के आ जाएगी ना। तो कर लेना भाइयों, समाप्त हो गई आपकी मिसलेनियस। अब ये चैप्टर ख़त्म कर लो भाई, और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।